हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मृदा। देखिए, भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। तो भूपृष्ठ की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसमें जो है पौधों का विकास होता है। जब आप खेती करते हैं या फिर बीज डालते हैं तो देखिए, वहाँ से जब अंकुर होता है तो जिस जगह से वो अंकुर होता है उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। और मृदा का जो निर्माण होता है यह चट्टानों से होता है। जब चट्टानें या तो पानी से कटती हैं या फिर कमज़ोर होकर हवा के द्वारा कटती हैं या फिर घिसने से कटती है, तो फिर जब उसमें जैव पदार्थ मिल जाता है, जैसे कोई चींटी मर गया या फिर पत्ता सड़ गल गया तो उसको, और जब वह जो पत्थर है वह अपक्षय होकर, मतलब वह टूट कर उसमें मिल गया, तो दोनों मिलकर क्या मृदा बनाते हैं। और जो मृदा का प्रकार है स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। मृदा का जो प्रकार है वह अलग अलग डिपेंड करता है कि उसकी उर्वरता कैसी है एवं उसमें कितने जैव पदार्थ हैं या फिर कितने उसमें खनिज का मिश्रण है। आगे देखते हैं हम लोग मृदा निर्माण के कारक। दूसरा में देखिए मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये कारक अलग अलग होते हैं। तो जो मृदा के निर्माण के कारक है वह मुख्य रूप से शैल का स्वरूप है। शैल मतलब हम लोग पत्थर बोल सकते हैं, या फिर जलवायु है, स्थलाकृति है और जैव पदार्थ हैं। और साथ ही साथ जो मृदा का संगठन में कितना समय लगा है। अगर अधिक समय लगा है तो वह अच्छी मृदा रहेगी, अगर तुरंत बन गया है तो वह उतनी खास उसमें उर्वरता जो है वह नहीं रहेगी। और साथ ही साथ अगर उसमें अधिक जैव पदार्थ है तो वह अधिक उपजाऊ होगी, और कम जैव पदार्थ है तो वह लगभग बंजर भूमि के समान ही होगी। फिर आगे देखिए मृदा परिच्छेदिका। मृदा के ऊपरी परत से आधार चट्टान तक 3 संस्तर होते हैं, जिनका रंग एवं संगठन अलग अलग होता है। मृदा के इन संस्तरों की अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है। चित्र 2.3 में मृदा परिच्छेदिका को प्रदर्शित किया गया है। इसमें सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस को दिखाया गया है। ह्यूमस का निर्माण जीव जंतु तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। यह मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व होता है। मृदा परिच्छेदिका मतलब हो जाता है मिट्टी की परत दर परत। यदि हम लोग मिट्टी को परत दर परत रखेंगे और उसको काटेंगे तो जो हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग केक को काटते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है अलग अलग लेयर। तो एक में क्रीम होता है, फिर बेक किया हुआ केक रहता है, फिर उसके नीचे और क्रीम रहता है अलग कलर का, तो हम लोग के अलग अलग रूप दिखाई देता है। ठीक वैसे ही मृदा परिच्छेदिका भी ठीक ऐसे है। अब लोग देखिए इस चित्र में सबसे ऊपर क्या है, ह्यूमस है, उसके बाद फिर उसके नीचे जो है वह बालूगाद है, फिर उसके और नीचे अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। यह अभी पूरे रूप से मिट्टी नहीं बने हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं मिला है। और हम लोग जानते हैं कि जब तक जो अपक्षयित चट्टान है उसमें ह्यूमस नहीं मिलेगा तब तक वह मिट्टी नहीं बनेगा। फिर उसके नीचे और बड़े बड़े चट्टान है जो कि अभी बहुत बड़ा बड़ा है, अभी वह अपक्षयित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए दिखाया गया है। जब हम लोग केक को काटते हैं तो अभी ठीक ऐसे ही इसी प्रकार से दिखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग गड्ढा कोड़ रहे होंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को थोड़ा पत्ता दिखेगा, फिर नीचे जाइएगा थोड़ा सा बालू जैसे दिखेगा, फिर और नीचे जाइएगा तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बालू दिखेगा, और नीचे जाइएगा तो फिर पत्थर सब मिलने लगता है। तो यही है। फिर आगे देखिए इनका जो रंग होता है वह मृदा के आधार पर डिपेंड करता है, और वहाँ का चट्टान कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और जो ह्यूमस है उसका निर्माण जंतु या फिर वनस्पति पेड़ पौधे के सड़ने गलने से होता है। और यह जो ह्यूमस है यही मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व होता है। आगे देखिए झारखंड में मृदा वर्गीकरण। झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयला, दामोदर, ब्राह्मणी, खडकई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। मृदा वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपर्दन से बनी है, जिन्हें इस प्रकार उक्त विभाजित किया जा सकता है। देखिए जो झारखंड का अधिकतर हिस्सा है वह छोटा नागपुर का पठार है। मतलब आप लोग जिधर भी देखते हैं झारखंड में पहाड़ है वह छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। उसका उभरा हुआ हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
ये सब में ये जो छोटा नागपुर पठार है ये फैला हुआ है और इसी में हम लोग को कोयला और अभ्रक मिलता है। जो यहाँ पर जो नदी है जैसे कोयल नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, ब्राह्मणी, खड़कई एवं स्वर्ण रेखा नदी, जो इनका उद्गम स्थल है वह झारखंड में ही है। फिर देखिए झारखंड में हम लोग कितने प्रकार के मिट्टी देख सकते हैं। लाल मिट्टी आप लोग देखिए, पहला में क्या लाल मिट्टी आप लोग देखते होंगे गांव में जो है लोग लाल मिट्टी कोड़ के लाते हैं, फिर अपना घर का जो दीवार लिपते हैं या फिर जो ज़मीन है जिसमें हम लोग पक्का करते हैं सीमेंट से उनको लिपते हैं। तो लाल मिट्टी अधिकतर सब जगह ही मिलता है लगभग झारखंड में। ये मिट्टी ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है मायका युक्त मिट्टी, ये कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बडका गांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर तीसरा है बलुई मिट्टी, ये ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। फिर आगे देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। फिर है लेटेराइट मिट्टी, ये मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। फिर देखिए मृदा का निम्नीकरण, निम्नीकरण से आप लोग क्या समझते हैं? मतलब कोई चीज़ अच्छा है तो वह उसका धीरे धीरे बुरा होना, या फिर किसी की जो उपयोगिता है या फिर उसका जो कौशल है उसमें कमी आना। निम्नीकरण मतलब वही होता है घटते जाना। देखिए जब मृदा की उत्पादकता घटती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है। सामान्यतः मृदा का निम्नीकरण तब होता है जब मृदा अपरदित होती है, मृदा में जल का अभाव होता है अथवा मृदा का प्रदूषण हो जाता है। देखिए मतलब मृदा का जो उत्पादक क्षमता है यदि उसमें कमी आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं जो मिट्टी का है उसका निम्नीकरण हो रहा है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब यह अपरदित होता है और बहकर चला जाता है। जिससे आप लोग खेती कर रहे हैं और मृदा का मतलब बह के चल गया तो वहाँ पर उत्पादन तो होगा नहीं, और दूसरी ओर अगर उसमें जल का कमी हो गया, अगर उसमें जल का कमी हो गया तो वह सूखा पड़ जाएगा, उसमें भी खेती होगा नहीं। या फिर वह रेगिस्तान में अगर जैसे रेगिस्तान के जो भूमि होते हैं उसमें जल का अभाव होता है तो वहाँ खेती होता नहीं है। तो मृदा का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है क्योंकि हम लोग उससे उत्पादन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मृदा जो है वो प्रदूषित हो रही है। उसमें या तो फैक्ट्री से निकाले गए कचरे हैं या फिर मानव के द्वारा फेंके गए कचरे हैं, प्लास्टिक हैं इत्यादि, ये सब जो है भूमि को निम्नीकरण करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हम लोग को जो है इन लोगों को कम करना चाहिए, इनका प्रयोग कम करना चाहिए, या फिर इनका प्रयोग करें तो इनको अपना सही स्थान में दें। रिसाइकल करने के लिए भेज सकते हैं या फिर जगह जगह पर आजकल डस्टबिन होते हैं आप उसमें फेंक सकते हैं। आगे देखिए मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण, मतलब मृदा का जो उत्पादन क्षमता है उसको कम करने में कौन कौन सा कारण है वह सहायक है। पहला देखिए वनोन्मूलन, मतलब वन जो है वो कम हो रहे हैं। फिर देखिए अतिचारण, मतलब जो जंगल में है वे जो भी चरवाहे हैं वे लोग जंगल में बहुत ही ज़्यादा जो है अपना पशुओं को चरा रहे हैं, जिससे जो है जंगल कम हो रहे हैं। फिर देखिए आगे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, मतलब जब हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उस समय तो खेती अधिक होती है, परंतु उससे जो ह्यूमस है, ह्यूमस में रहने वाले जीव हैं वे लोग मर जाते हैं, तो इससे भी भूमि का जो उत्पादन क्षमता है वह कम होती है। फिर देखिए वर्षा दोहन, वर्षा दोहन मतलब वर्षा का कम होना। फिर भूस्खलन और बाढ़, मतलब भूस्खलन से भी जो ज़मीन है वह बर्बाद होता है, और बाढ़ आता है तो जितने भी खेत रहते हैं वे सब बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, जितने भी फसल होते हैं। तो ये सब जो कारण है वनोन्मूलन, अतिचालन, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सब मुख्य कारण है भूमि के निम्नीकरण का। फिर आगे देखिए मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ, मतलब मृदा का जो संरक्षण है उसकी निम्नीकरण से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। देखिए पहला में है समोच्च रेखीय जुताई। इस विधि में ढालू स्थानों पर समोच्च समान ऊंचाई से मिलने वाली रेखाओं पर बांध मेड़ कह सकते हैं, बांध मतलब वो नहीं कि डैम वाला बांध मतलब मेड़ बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव ना करके विभिन्न स्थानों पर समाता जाता है। पहला में देखिए समोच्च रेखीय जुताई है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि
कोई पहाड़ है मतलब वह एकदम ढलान है, ऊपर से देखेंगे तो ढलान और नीचे से देखिएगा तो वह ऊंचा है। तो वहाँ पर खेती कैसे करेंगे, पानी तो ठहरेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समतल ज़मीन बनाएंगे, जैसे सीढ़ी जैसे बना लेंगे हम लोग, सीढ़ी बना लेंगे और थोड़ा सा उसमें मेड़ कर देंगे ताकि जो पानी है वह जमा हो सके। और इसी के करने से जो वर्षा होती है तो वह सीधे एक ही बार में मिट्टी को काटते हुए नहीं आती, वह सीढ़ी जैसे एक पहले ऊपर वाला सीढ़ी में, फिर उसके नीचे वाला स्टेप में, फिर नीचे स्टेप, ऐसे करने से जो मृदा का अपरदन होता है वह कम होता है और जो मिट्टी है वह कटाव से बच जाती है। फिर दूसरा में है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। इसके द्वारा मरुस्थलीकरण के विस्तार को पर भी रोक लगता है। तो रक्षक मेखलाएं में क्या किया जाता है, जो फसल है उसको बचाने के लिए जो तटीय प्रदेश हैं या फिर शुष्क प्रदेश हैं जहाँ पर जो पवन है वह बहुत ही तेज गति से चलती है। आप देखते होंगे रेगिस्तान में पवन जब चलती है तो अपने साथ बालू भी ले आती है, और तटीय प्रदेश में भी उसी प्रकार से होता है। तो जो इस मृदा का अपरदन है उसको बचाने के लिए जगह जगह पर पेड़ लगाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ हैं वो मृदा को जो है अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं और मृदा अपरदन कम करते हैं। तो इसके द्वारा जो होता है मृदा अपरदन कम होता है। और साथ ही साथ जो मरुस्थलीकरण है मतलब बंजर भूमि है उसको भी अगर हम लोग रक्षक मेखलाएं के विधि द्वारा अगर हम लोग मृदा अपरदन को कम करने की कोशिश करेंगे तो मरुस्थलीकरण के विस्तार को भी हम लोग कम कर सकते हैं। मतलब रेगिस्तान कम से कम रहेंगे, अगर जंगल रहेगा तो रेगिस्तान कम ही रहेंगे। फिर अगला है फसल आवर्तन। भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के क्रमिक उत्पादन द्वारा मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। जैसे धान अथवा गेहूं के बाद दलहन अथवा चारे की फसल उगाई जा सकती है। फसल आवर्तन मतलब एक के बाद एक काम। जैसे कि आप लोग अगर दिन भर मैथ ही पढ़ रहे हैं, अगर आपसे मैथ नहीं बन रहा है तो आपका दिमाग एकदम पागल हो जाएगा। तो थोड़ा देरी मैथ पढ़ लिए, उसके बाद क्या हुआ, टीवी देख लिए, एंजॉय कर लिए, उसके बाद मैथ ना पढ़ के हम लोग साइंस पढ़ लिए। तो इस प्रकार से अगर इस बार आलू किए हैं तो अगले बार जो होगा वो चना करेंगे। तो जो फसल का प्रकार है उसको बदल बदल के किया जाता है। इस पर अगर धान कर लिए तो अगले बार वहाँ पर कुछ दाल कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं फसल आवर्तन, मतलब जो फसल का प्रकार है उसको बदल बदल के खेती करना। इससे क्या होता है, जो मृदा होती है वो उसका मतलब जब फसल एक प्रकार का फसल होंगे तो उसमें एक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, परंतु जब अलग अलग प्रकार के हम लोग खेत करेंगे तो उसमें जो पोषक तत्व है वह बना रहेगा। फिर चौथा में देखिए नियंत्रित पशु चारण। इसके अंतर्गत पशुओं के चरने के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिए जाने चाहिए। इस तरीके को अपनाने से घास की वृद्धि होती रहती है तथा साथ ही साथ मृदा संरक्षण में भी रुकावट आती है। ये मृदा संरक्षण नहीं, ये मृदा क्षरण है, मतलब मृदा का कटाव में कमी आती है। तो जो नियंत्रित पशुचारण है मतलब पशुचारण एक खास जगह पर बना दिया जाए ताकि वो लोग वहाँ चरे और जहाँ पर पहले चर चुके हैं वहाँ पर नए घास आ जाए। फिर जब वहाँ पर घास खत्म हो जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से नियंत्रित पशुचारण मतलब एक जगह चराना है। अगर उसी के जगह सब तरफ एक ही साथ चरा देता है तो सब तरफ का घास खत्म हो जाएगा। आप लोगों को क्या है, आप लोग कोई शादी में गए हैं और जितना खाना है सब खाना पेट में ठूस लिए तो क्या होगा, अनपच हो जाएगा। इसीलिए आराम से खाना है, एक बार खा लिए, हाँ अब कुछ देर के बाद और खा लेंगे अगर पेट में जगह रहेगा तो इससे क्या होता है, जो घास है वो बढ़ते रहेंगे और एक तरफ पशु का जो चारण है वह भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ यदि कभी वर्षा होती है तो घास के द्वारा मृदा अपरदन जो होगा वह कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फिर देखिए झारखंड में मृदा अपरदन मतलब झारखंड में किस प्रकार से मृदा अपरदन होती है। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। इसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है चादरी अपरदन कहते हैं। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। तीव्र पठारी ढाल वाले क्षेत्र में जल का वेग अत्यधिक होने के कारण तीव्र कटान होता है।
इससे अवनलिका अपर्दन की समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए झारखंड का जो मिट्टी है वहाँ पर यदि बरसात हुई, एक पहली बार बरसात हुआ कि जो किसान है वह बैल लेकर खेत में उतर जाते हैं, और अगर उसके बाद कुछ दिन तक वर्षा नहीं हुई और हवाएं चलने लगी तो क्या होता है, जो ऊपर की जो धूल धूल हो चुका मिट्टी रहती है वह हवा से उड़ने लगता है। आप लोग देखते होंगे जब तेज़ हवा चलती है तो साथ में बालू के कण भी हम लोग को महसूस होते हैं हवा में। तो इसी को हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। और यह मृदा अपरदन बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा परत होता है, ह्यूमस का परत होता है जो मिट्टी में उर्वरता बनाए रखती है, और वही उड़ के चल जाएगा तो खेती कैसे होगा। तो यह जो मृदा की ऊपरी परत, मतलब ऊपर एक परत हटना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चादरी अपरदन बोलते हैं। मतलब चादर की तरह लेयर हट रहा है। तो झारखंड में जो है वह चादरी अपरदन एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जो तीव्र ढाल वाले स्थान है वहाँ पर जल का वेग से भी तीव्र कटान होता है। आप लोग देखते होंगे अगर एक ही जगह आप लोग पानी रुकिएगा तो वहाँ पर मृदा कट्टे कट्टे क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो इस गड्ढे को हम लोग एक हिंदी में हम लोग इसको अवनलिका अपरदन बोलते हैं। अवनलिका मतलब नली के रूप में जो हो रहा है वह मृदा का अपरदन हो रहा है। देखिएगा जब आप पानी रुकिएगा तो थोड़ा सा मिट्टी कटेगा और वह पानी जो है अपना जाने के लिए रास्ता बनाएगा। ठीक उसी प्रकार उसमें आप पानी रुकते जाइए तो धीरे धीरे जो वो गड्ढा का साइज है वह बड़े होते जाएगा। उसी प्रकार वर्षा का जब शुरू में पानी आता है तो वह हल्का सा अपना रास्ता बनाता है, फिर दोबारा वर्षा होगा तो वह कुछ और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। इस प्रकार से वह एक अवनलिका का रूप ले लेता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जल के बारे में। जल भी एक संसाधन है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जल की उपलब्धताएं की समस्या, मतलब जल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर जल नहीं पाए जाते हैं, जल को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, खास करके पीने लायक जल को। फिर देखेंगे जल का उपयोग, हम लोग जल का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। आई होप जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।